नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे होगी बात देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, साथ ही साथ जानेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत के कौन कौन से पुरस्कार वितरित करने वाली हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि हैकाथॉन 2024 किस तरह से इंडिया को बना रहा है स्मार्ट। बात होगी और भी अन्य बड़ी खबरों की, लेकिन शुरुआत हेडलाइन के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार करेंगे वितरित। विभिन्न श्रेणियों में 45 विजेताओं को दिए जाएंगे पुरस्कार। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। पीएम जन समूह को भी करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। राज्यसभा में 1, वहीं लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए किए जाएंगे पेश। भारत सरकार ने 75 भारतीय नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित निकाला। लेबनान पहुंचे सभी भारतीय उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से जल्द लौटेंगे भारत। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज खेला जाएगा 13वें दौर का मुकाबला। 12 दौर के बाद डी गुकेश और लिरेन के खाते में बराबर अंक। और आइए अब नया सवेरा में इन हेडलाइंस को जान लेते हैं विस्तार से खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जो जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों के व्यापक परिदृश्य का संकेत है। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और फिर लल्लन सिंह के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। पुरस्कार की श्रेणियों में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जलवायु स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। इस वर्ष 1,94,000 ग्राम पंचायतों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित करेंगी। तो आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन राष्ट्रीय पंचायतों को पुरस्कृत करेंगी जो बेहतर काम कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, अलग अलग श्रेणियों में पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों। और आपको बताएं कि आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का वितरण किया जाना है, इसकी घोषणा की जा चुकी है। और आज कौन कौन सी पंचायतें इसमें शामिल होंगी वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगी। 45 विजेताओं को पुरस्कार दिए जाने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी साझा करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से ज्यादा समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।
इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज ने मोहाली स्थित अपने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के परिसर में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के सॉफ्टवेयर संस्करण के आयोजन की पूरी तैयारियां कर ली है। पूरा कार्यक्रम लगातार 36 घंटे की अवधि तक चलेगा। CGC झंझेरी के कार्यकारी निदेशक विनय कुमार गोयल ने कहा कि कार्यक्रम की मेजबानी के लिए कंप्यूटर सुविधा, प्रतियोगिताओं के लिए खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई है। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों में भी हैकाथॉन को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप होके आए, ये पूरे देश नाल मिलके अपने देश नाल तरक्की करें और सब बच्चे आगे लेके जाएं। इसके अंदर लगभग जो है 168 जो है बच्चे भाग लेंगे और इसमें लगभग 11 स्टेट से टीम भाग लेंगी और बहुत सारा इनोवेशंस का टास्क दे आर गोइंग टू डेवलप। इधर हमने बच्चों के स्वागत के लिए उनकी लॉजिंग, फूडिंग और उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये 36 घंटे लगातार एक जगह पे बैठ के हमारे देश की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रण लिया गया देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का, वो मुझे लगता है कि इस स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू बड़ा सफल होने जा रहा है। हमारे कॉलेज में इस हैकाथॉन हो रहा है 2024 और हम बहुत एक्साइटेड हैं बच्चों को देखने के लिए। और इसमें 25 स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट जैसे होंगे प्रोजेक्ट्स। पूरे ऑल इंडिया ते बच्चे आ रहे हैगे, जिस दे कारण सानू बच्चों के इनोवेशन एंड आइडिया का पता लगता। हमारे कॉलेज में सेकेंड टाइम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं सर, और इससे हमको एक्साइटमेंट भी है कि हम बच्चों को देखें। तो ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ भी जुड़े हुए हैं, उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि हैकाथॉन 2024 कैसे इंडिया को स्मार्ट बना रहा है और प्रतिभागियों की अगर हम बात करें तो कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है? जी देखिए संध्या, स्मार्ट इंडिया हैकाथन की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो छात्र पढ़ते हैं उनमें आइडियाज़ की कमी नहीं होती है। तो उन आइडियाज़ को कैसे ज़मीन पर उतारा जाए, उनके आइडियाज़ को कैसे स्टार्टअप में कन्वर्ट किया जाए, कैसे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक इनोवेशन का नवाचार की संस्कृति विकसित की जाए, स्टार्टअप कल्चर डेवलप किया जाए, इसी के मकसद से 2017 में, आज से 7 साल पहले, स्मार्ट इंडिया हैकाथन की शुरुआत हुई थी। और तब उस समय कोई हैकाथन शब्द के बारे में जानता भी नहीं था कि हैकाथन क्या होता है। लेकिन आज देखिए कि देश के लाखों छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस साल 2024 की अगर बात करें तो करीब 3 लाख छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और देश के करीब 2247 उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथन में पार्टिसिपेट किया है। इन इंस्टीट्यूट्स के करीब 3 लाख छात्र इसमें शामिल हुए। तो अगर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से देखें तो ये संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 2.5 गुना अधिक है। पिछले बार जहां 900 संस्थानों में इंटरनल हैकाथन हुए थे, इस बार 2247 संस्थानों में हुए हैं, मतलब 2.5 गुना अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये पॉपुलर होता जा रहा है। और आज अगर इस साल की बात करें 2024 में, तो करीब 57,000 आइडियाज़ छात्रों ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन के लिए भेजे, जो कि 2017 के मुकाबले 7 गुना अधिक है। और नंबर ऑफ टीम्स भी, जो 2017 में करीब 7,500 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था स्मार्ट इंडिया हैकाथन में, इस बार करीब 49,800 टीम्स, मतलब इसमें भी 7 गुना वृद्धि हुई है। तो पिछले 7 साल में 7 गुना वृद्धि हुई, नंबर ऑफ टीम्स के हिसाब से देखें या फिर आइडियाज़ के हिसाब से देखें। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों में एक तरह का स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है।
आज जो देश के हमारे इंजीनियरिंग संस्थान हैं, अच्छे अच्छे जो इंजीनियरिंग संस्थान हैं, वहाँ पहले प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज की बात होती थी। आज बात इस बात की होती है कि कितने स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए गए हैं इन कॉलेजों में, कितने पेटेंट फाइल किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो है वो शिफ्ट हो रहा है प्लेसमेंट की जगह। अब जो बच्चे हैं, जो जॉब सीकर्स जो पहले होते थे, नौकरी की तरफ भागते थे, अब जॉब क्रिएटर्स बन गए हैं। वो अपना खुद का स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पिछले 7 वर्षों के दौरान देखें तो स्टार्टअप इंडिया हैकाथन एक काफ़ी सफल प्रयोग रहा है। और आपको मालूम होगा कि 2014 में हमारे देश का इनोवेशन इंडेक्स जो वैश्विक रैंकिंग थी वो 76 थी, और आज वैश्विक सूची में हमारा देश इनोवेशन इंडेक्स में 39वें स्थान पर आ गया है। तो किस तरह से देश में स्टार्टअप का कल्चर डेवलप हो रहा है। और अगर पेटेंट की बात करें तो पिछले 5 साल पहले जहां हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 6-7 हज़ार पेटेंट फाइल होते थे, आज 21-22 हज़ार पेटेंट फाइल हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ की सरकार के स्तर पर इतना बड़ा हैकाथन आयोजित किया जाता है, जिसमें कि देश भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, देश के कोने कोने के शिक्षण संस्थान भाग लेते हैं। ऐसा दुनिया में किसी और देश में नहीं होता है। तो अगर हम ये कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा एक ओपन इनोवेशन मॉडल है ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन, तो गलत नहीं होगा। और निश्चित तौर पर ये काफ़ी एक सफल प्रयोग रहा है। और आज जो पिछले अगर 7 साल के पार्टिसिपेंट्स को देखें जो कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन से निकले हैं, उन्होंने 100 से अधिक अपने खुद के स्टार्टअप स्थापित किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और जब प्रधानमंत्री बात करते हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यानी जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तैयार करना होगा। उसमें हमारे देश के जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी बड़ी भूमिका होगी। तो तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा, जो कि हमारे देश के शिक्षण संस्थान के छात्र अपना खुद का स्टार्टअप डेवलप करेंगे। और न केवल भारत बल्कि दुनिया की वैश्विक जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। और यही स्मार्ट इंडिया हैकाथन का लक्ष्य है। निश्चित तौर पर निशांत, दुनिया को राह दिखा रहा है लगातार भारत, और इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जोर रहा है कि हम रिसर्च की ओर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हम नवोन्मेष की तरफ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किन श्रेणियों में ये प्रतिभागी भाग लेंगे और दुनिया की समस्याओं का किस तरह से हल निकालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हार्डवेयर की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, अलग अलग श्रेणियों में ये प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जी देखिए, जब 2017 में हैकाथन की शुरुआत हुई थी तो केवल सॉफ्टवेयर एडिशन हुआ करता था उस समय, और अब पिछले 3-4 सालों से हार्डवेयर एडिशन की भी शुरुआत हुई है। तो जो 254 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो कि 17 अलग अलग थीम्स पर केंद्रित हैं, तो 254 में 186 जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर एडिशन के लिए हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट हैं 86 जो स्टेटमेंट्स हैं वो हार्डवेयर एडिशन के लिए हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एडिशन की शुरुआत एक साथ आज देश के 51 केंद्रों पर हो रही है। और ये जो सॉफ्टवेयर एडिशन होता है वो लगातार नॉन स्टॉप 36 घंटे तक चलता है। आज चलेगा और कल तक चलेगा। और जो हार्डवेयर एडिशन है वो 5 दिनों तक चलेगा। और अगर बात करें श्रेणियों की तो 17 प्रमुख थीम है। और थीम का एक जो मुख्य बिंदु अगर मैं कहूँ, थीम ये है कि नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग एंड नो आइडिया इज़ टू स्मॉल। यानी कोई भी समस्या जो है काफ़ी बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती, और कोई भी आइडिया जो है वो छोटा नहीं होता। तो निश्चित तौर पर जो हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए कोई भी समस्या, चाहे देश की समस्या हो या दुनिया की समस्या हो, कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं है। और जो चाहे अलग अलग क्षेत्र हैं, 17 अलग अलग थीम्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्मार्ट एजुकेशन हो, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ई मोबिलिटी हो, चाहे फिर जो उभरती हुई जो तकनीकें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है,
तो इन सब क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, अलग अलग मंत्रालय, जो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय विभाग हैं, राज्य सरकारों की समस्याएं होती हैं, विभिन्न इंडस्ट्री की समस्याएं होती है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनकी समस्याएं होती हैं। तो 254 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इस बार इन मंत्रालयों की तरफ से, विभागों की तरफ से आए हैं, जिनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर जो आउटकम जब निकल के आएगा तो वो देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया निशांत सौरभ, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आज का दिन बेहद ही खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन इनोवेटर्स से बात करेंगे। और अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। जी हाँ, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक को 4 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित किए जाने के लिए पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में और संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करना है। राज्यसभा में आज बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि संसद का शीतकालीन सत्र आज किस तरह से रहने वाला है, कौन कौन से वो विधायी कार्य हैं जो सूची में शामिल हैं, लेकिन क्या आज भी सदन चलने की संभावना नजर आ रही है? संध्या, जो विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए जा रहे हैं वो आपने देखा कि बीते हफ्ते से ही वो विधायी कामकाज चर्चा और पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सूचीबद्ध है। कल शिपिंग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल जरूर हंगामे के बीच पेश हुआ। रेल मंत्री का जवाब होना है रेल संशोधन बिल पर, पिछले हफ्ते भी जवाब होना था, उसके बाद विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि बीते हफ्ते 2 दिन जिस तरह से गतिरोध रहा और कल भी और उससे पहले हमने देखा कि गतिरोध लगातार देखने को मिला, तो प्रगति विधायी कामकाज को लेकर बहुत खास नहीं हो पा रही है। इस पूरे सत्र के दौरान ही देखें तो नाम मात्र एक तरह से विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हुई है। बिल जरूर कुछ पेश हुए हैं, कुछ विधेयक पारित भी हुए हैं, लेकिन अधिकांश समय गतिरोध रहा है। विपक्ष अलग अलग मांगों पर दोनों सदनों में हंगामा करता रहा है। अब हम जानते हैं कि कल जब विपक्षी दलों की तरफ से, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, तो वो एक मामला बहुत इस वक्त गरमाया हुआ है। बीजेपी की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये बिल्कुल गलत है, ये कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों को नहीं करना चाहिए था। जहां तक एनडीए के बहुमत का सवाल है, राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल है और पूरा समर्थन है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को। तो अब इस मुद्दे पर भी देख रहे हैं कि टकराव की स्थिति बन रही है। हालांकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने एक नोटिस देकर ये कहा कि दरअसल जो मुद्दे उठाना चाहते हैं उन पर सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए इस तरह से उन्होंने नोटिस दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या सदन में सभापति के निर्देश को भी मानना नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, वो अपने हिसाब से सदन चलाना चाहती है। ये एक रवैया ठीक नहीं है संसदीय लोकतंत्र में। तो हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष अब कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों पर निशाना साध रहा है। और कल भी हमने देखा था कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें सत्ता और विपक्ष के बीच जो टकराव देखने को मिला, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी चाहती है, सत्ता पक्ष चाहती है कि उस पर चर्चा हो। जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनके रिश्तों की बात सामने आई है, भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं जॉर्ज सोरोस अपने फाउंडेशन के जरिए। और सीधे तौर पर जब ये आरोप लगा है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनसे उनके रिश्ते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के शामिल होते हैं,
तो अब बीजेपी सवाल पूछ रही है और उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि काफी हंगामा हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों पर, अडानी या फिर संबल या बाकी मुद्दों पर हमने देखा कि इस सत्र के दौरान चर्चा चाहते थे। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से कई दिनों से हो रहा है और कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि साथ भी नहीं मिल रहा है टीएमसी का, समाजवादी पार्टी जैसे दलों का, और कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहा है। इंडी गठबंधन में कौन नेतृत्व करे, उसके लिए ममता बनर्जी का नाम टीएमसी आगे कर रही है, उसको समर्थन भी लालू प्रसाद और बाकी दलों की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि आज क्या होता है, क्योंकि गतिरोध टूटने की जो संभावना है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सदन को चलाना जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही अहम जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, लेकिन जिस तरह का रवैया हम विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस का देख रहे हैं, हंगामे की भेंट लगातार सत्र चढ़ रहा है, ऐसे में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की बात की गई है, तो 14 दिन का नंबर और 14 दिन चाहिए, उसके साथ साथ उतने सांसद भी आपको चाहिए जो कि नजर नहीं आते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि सिर्फ विपक्ष जो है वो सदन को गतिरोध पैदा करने के लिए ही खड़ा हो रहा है, हंगामा कर रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों को सामने सदन में उठाया जा रहा है वैसी स्थिति और वैसी व्यवस्था तो विपक्ष के पास है ही नहीं। देखिए संध्या, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से विपक्षी दलों ने ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और उस पर सत्ता पक्ष ने निशाना भी साधा है। आज 50 से अधिक सांसदों का दावा है कि 60 सांसदों ने उस पर दस्तखत किए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या आप अपने हिसाब से सदन चलाना चाहते हैं, चेयर की बात नहीं मानना चाहते। लोकसभा अध्यक्ष ने कई दिन ये कहा कि आप बैज लेकर आते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, नियमों के विरुद्ध एक तरह से ये बर्ताव है। और बीजेपी तो अब ये कह रही है कि लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनका बर्ताव ही लोकसभा के विपक्ष के नेता के लायक नहीं है, चूंकि वो वीडियो बनाते हैं, मुखौटा जब लोग लगा कर आते हैं उनका वीडियो बनाते दिखते हैं। संसद के अंदर और बाहर उनका जो बर्ताव है वो उस पर विचार करना उन्हें चाहिए कि वो क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बर्ताव करना चाहते हैं या फिर कुछ और। तो अब बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आपका ये आइडियल रुख क्यों है। जब लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कोई व्यवस्था देते हैं तो आप उसको क्यों नहीं मानते हैं। निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं का पालन करना होगा और बार बार चेयर की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप नियमों के तहत ही सवाल उठाइए और नियमों के तहत ही अपनी बात रखिए। बात करते हैं अगली खबर की। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के 44 संशोधनों पर संयुक्त संसदीय समिति ने अब तक 500 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आज होने वाली बैठक में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अब तक दारुल उलूम वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज वक्फ बोर्ड की भी बैठक होनी है, संसदीय समिति की बैठक होनी है। किस तरह से कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं बनती हुई आज बैठक में नजर आ रही है? देखिए, आज दोपहर 3 बजे ये संसद भवन परिसर में बैठक होगी और ये पहली बैठक है जब वक्फ पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जो जेपीसी के सदस्य थे, खासतौर पर विपक्ष के सदस्य, उन्होंने यह मांग की थी कि अभी चर्चा पूरी नहीं हो पाई है और लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने बाकायदा मुलाकात की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने सहमति जताई और बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया, आखिरी दिन तक। तो इसका मतलब ये है कि बजट सत्र के बाद ही अब बिल आएगा, तो एक अच्छा खासा समय जेपीसी को मिल गया है कि बाकी बचे जो पक्ष है उनसे विचार विमर्श करें। हालांकि हमने देखा कि जेपीसी की बहुत बैठकें हुई है, राज्यवार भी कई राज्यों में जेपीसी की बैठकें हुई, स्टडी टूर लगे, जेपीसी के सदस्यों ने मुलाकात की तमाम पक्षों से, दिल्ली में कई बैठकें हुई और ऑनलाइन भी सुझाव मांगे गए। जो जेपीसी ने सुझाव मांगे थे वक्त को लेकर, देश भर से ईमेल के जरिए सुझाव आए। तो एक व्यापक चर्चा हो चुकी है, लेकिन चूंकि विपक्ष के सदस्यों ने मांग की थी कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर अभी और चर्चा की जरूरत है, लोकसभा अध्यक्ष ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया। तो ये पहली बैठक उसके बाद है। निश्चित तौर पर आज दारुल उलूम के जो प्रतिनिधि है वो इसमें अपनी जो सुझाव है, जो उनके शिकायत या सुझाव या आपत्तियां हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो रखेंगे। महत्वपूर्ण है कि हम देख रहे हैं कि देश भर में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं या फिर इस तरह की मीडिया खबरें आती हैं
कि वक्फ ने कुछ किसानों की जमीन पर दावा कर दिया या फिर ऐतिहासिक इमारतों पर दावा कर दिया, उससे ये साफ पता चलता है कि जो 2013 में संशोधन हुआ था वो एक तरफा था, उसने वक्फ को असीमित शक्ति दे दी है। उसके बाद इतने विवाद सामने आ रहे हैं। हमने देखा सोमवार को एक लिखित जवाब रखा गया सदन में, जिसमें ये बताया गया कि वक्फ की जो जमीनों पर जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसमें राज्यवार एक विवरण भी सामने रखा गया। तो वक्फ के जमीनों के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठते हैं कि उसका डिजिटलाइजेशन नहीं है, उसके प्रबंधन को लेकर बेहतर व्यवस्था की जरूरत है, उसकी आय गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए खर्च हो, ये मुद्दा भी सामने आता है। जब लिखित जवाब में सब बातें कही गई कि राज्य उसका एक तरह से देख रेख करता है वक्फ बोर्ड के जरिए, तो ये उसमें बहुत सवाल उठते हैं कि वक्फ की जमीनों से बेहतर राजस्व और उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जाए, तभी हो सकता है जब उसका प्रबंधन बेहतर हो, उसका डिजिटलीकरण हो, उसका रख रखाव हो और इंक्रोचमेंट न हो। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल उठता है कि इस तरह के एक तरफा दावे, जहां सैकड़ों वर्षों से किसान खेती कर रहे हैं या कोई ऐतिहासिक इमारत है या सरकारी इमारत है, तो आखिर इतनी असीमित शक्तियां क्यों होनी चाहिए? तो उसी सब को लेकर हम जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल संसद में लाया गया था पिछले सत्र में। जब यह मांग उठी कि जेपीसी इस पर विचार करे तो जेपीसी का गठन किया गया। अब यह मांग उठी थी कि अभी और विचार की जरूरत है, तो जेपीसी का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। तो निश्चित तौर पर एक विस्तृत चर्चा के बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखेगी। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज जेपीसी के समक्ष प्रस्तुत होंगे दारुल उलूम देवबंद के मौलाना भी। देखना होगा किस तरह से आज की बैठक होती है। और फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. आ जाओ। Yes, पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ मांड्या जिले के उनके गांव में किया जाएगा। SM कृष्णा ने मंगलवार को अपने आवास पर 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर कर्नाटक में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। SM कृष्णा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और देश भर के कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। 2023 में केंद्र सरकार ने SM कृष्णा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। SM कृष्णा ने 1960 के दशक में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। वे साल 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे।
22 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया था और 23 मई 2009 को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी। 2017 में एसएम कृष्णा भाजपा में शामिल हो गए थे। जनवरी 2023 में एसएम कृष्णा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। और इधर हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कई जिलों में जमकर बर्फबारी हुई है। शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। तापमान काफी गिर चुका है। स्थानीय लोगों को बर्फबारी के कारण रोजमर्रा के काम में दिक्कत हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए ये मौसम आनंद लेने का है। तो बर्फबारी हो रही है, शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं पर्यटकों के लिए ये बेहद ही खुशनुमा मौसम है, जिसका आनंद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं बात राजधानी की करें तो राजधानी दिल्ली में ग्रैप 4 की पाबंदियां हटने के बाद प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। 8 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 281 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की धुंध की परत भी देखी गई। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण के कारण धुंध की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पिछले करीब 10 महीने से बंद है। बॉर्डर बंद होने से जहां आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है, वहीं व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर बंद होने से जहां आम लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, वहीं अंबाला, जो कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अंबाला में ही एशिया का सबसे बड़ा साइंस इक्विपमेंट का मार्केट है, जहां से देश दुनिया में साइंस और सर्जिकल आइटम्स की आपूर्ति की जाती है। लेकिन पंजाब के किसानों के आंदोलन की वजह से व्यापार में भारी कमी आई है और ये 80% तक सिमट गया है। किसान का धरना लगा हुआ है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ से तीनों का कस्टमर बिल्कुल बाई रोड, जो बाई कार अपनी आ जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आ जाते हैं परचेज करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं आते। शंभू बैरियर बंद होने के कारण चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर रश बढ़ गया। चंडीगढ़ वाले आने जाने वाले परेशान होने लगे हैं, तो हर व्यापारी वर्ग को आने जाने में दिक्कत तो है। किसान आंदोलन के बाद अन्य राज्यों से आने वाले ग्राहक भी अब अंबाला से दूरी बना रहे हैं। इन दिनों शादियों का सीजन है। अंबाला से पंजाब सहित अन्य राज्यों में बहुत अधिक व्यापार होता है। शंभू सीमा बंद होने के बाद से ही अंबाला के बाजारों में अब सन्नाटा पसर गया है। पंजाब के छोटे दुकानदारों से संपर्क बनाए रखने के लिए अंबाला के व्यापारी अब पंजाब व अन्य राज्यों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जिससे दुकानदार अंबाला से जुड़े रहें। हालांकि इससे अधिक फायदा नहीं हुआ है। जो भी काम होता है हाईवे बंद कर दिया गया है। पूरा बेल्ट जो आपका ये पंजाब की और J&K की अप टू पाकिस्तान बॉर्डर तक सारी वर्किंग जीरो पड़ी है। व्यापार जो है जीरो है इस टाइम। चाहे किसी का भी ले लें, चाहे कपड़ा मार्केट ले लें, चाहे साइंस का ले लें, चाहे किसी इंडस्ट्री का ले लें, सबका बुरा हाल है। बॉर्डर बंद होने से अंबाला शहर का कपड़ा उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अन्य कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। हमारा जो सर्दियों का माल है वो सारा लुधियाना से और पंजाब की साइड से आता है, तो रास्ते बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी पड़ रही है, जिस वजह से माल 2-2, 3-3 दिन लेट हो रहा है। शादी ब्याह का सीजन, आप बाजार के हालात देख सकते हैं, बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार। वहीं बॉर्डर बंद होने से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो दिल्ली हम पहले 6 घंटे में पहुंच जाते थे, वही अब ज्यादा टाइम लग रहा है, 7, 7:30। रात को लेडीज हम लोगों ने वैसे रात को डर भी लगता है कि कहीं रास्ते गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे क्या करेंगे। चलो कोई काम से जा रहा है, आधा घंटा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई इमरजेंसी में जा रहा है, एम्बुलेंस है, किसी का प्रेगनेंसी है, किसी डिलीवर होनी हुई है, किसी बच्चे को चोट लग गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। हो सकता है कि उससे किसी बंदे की मौत भी हो जाए, पूरा परिवार इम्पैक्ट हो।
पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन के कारण इस रास्ते के बंद होने से न सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इलाके का रोजगार भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द किसान अपना आंदोलन वापस लें और ये रास्ता शुरू हो, लेकिन फिलहाल जो है लोगों को कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बिहार का। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर इस बार जबरदस्त हंगामा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन से लेकर परीक्षा कैंसिल होने तक की अफवाह के कारण छात्रों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी जमकर हुई है, मगर बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं बदलेगी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख। बीपीएससी की परीक्षा उसी दिन होगी जिस दिन निर्धारित। बीपीएससी परीक्षा में 4,83,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अफवाह पर ध्यान ना दें, एग्जाम की करें तैयारी। 70वीं सीसीई के लिए सभी परीक्षा केंद्र पर एक ही तरह के रहेंगे प्रश्न पत्र। बीपीएससी कार्यालय के बाहर कथित नॉर्मलाइजेशन पर हुआ था हंगामा। परीक्षार्थियों पर नजर रखने के लिए 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। आईडी प्रूफ के अलावा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक की भी होगी जांच। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर भ्रामक जानकारी देने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं। नॉर्मलाइजेशन से लेकर परीक्षा कैंसिल होने तक की बात सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है। हालांकि अब आयोग ने सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को ही किया जाएगा। 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है। इसकी तैयारियों को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बताया कि परीक्षा 900 से 925 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। परीक्षा में 4,83,000 छात्र उपस्थित होंगे। परीक्षार्थियों पर नजर रखने के लिए 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आईडी प्रूफ के अलावा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक की भी जांच की जाएगी। स्टार्ट कर रही है और 13 दिसंबर के एग्जाम निर्धारित तिथि, समय और स्थल पर ही ली जाएगी। आयोग उसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। आयोग ने करीब 950 सेंटर पर 30,000 से अधिक कैमरे लगाए हैं। सभी सेंटर पर पर्याप्त संख्या में जामर लगाए गए हैं और बच्चों के लिए एडमिशन के समय पर उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 23 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के हित में इसे 4 नवंबर तक विस्तारित किया गया था। इस अवधि में 4,80,000 आवेदन आए। इसमें अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 आवेदन आए। ऐसे में अब फिर से फॉर्म भरने की तारीख देने का सवाल नहीं उठता है। राज्य सरकार भी परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती की तैयारी में है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है, मगर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के छात्रों को और जो हमारे युवा हैं उनको ये जरूर समझना है कि बिहार ने आज जो सरकार चली उन्होंने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। नहीं तो क्या होता था, बीपीएससी के परीक्षा का रिजल्ट सीधे मुख्यमंत्री आवास में तय होता था। वो दिन लोगों ने भूला नहीं है। विपक्ष ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर शुरू हुए बवाल को भुनाने की पूरी कोशिश की, मगर आयोग के एक्शन के कारण उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। आयोग ने अपना पक्ष कई विज्ञापनों के जरिए पहले ही क्लियर कर दिया था। अब अफवाहों को लेकर के साइबर सेल भी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आयोग भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि कई बड़े कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब आपको पासपोर्ट बनवाने दूर नहीं जाना होगा। पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन के जरिए ही आपके घर के पास ही आप पासपोर्ट बनवा सकेंगे। आम लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। पासपोर्ट सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के पासपोर्ट विभाग ने एक अनूठी पहल करी है। इस पहल के जरिए अब नागरिकों को पासपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। विभाग द्वारा एक विशेष पासपोर्ट वैन के माध्यम से ये सुविधाएं आम नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे नागरिकों को अपना पासपोर्ट बनवाने में काफी सहयोग मिलेगा। अजमेर में इस वैन के माध्यम से नागरिक पासपोर्ट बनवाकर लाभान्वित हो रहे हैं।
पासपोर्ट विभाग की एक नई पहल के तहत पासपोर्ट वैन को अजमेर में भेजा गया है, जिसमें रोज़ 40 अपॉइंटमेंट्स होंगे। सभी एप्लीकेंट से मेरी ये गुजारिश है जो कि अजमेर या उसके आसपास कहीं रहने वाले हैं कि वैन अजमेर में 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक रहेगी। आमजन इस मोबाइल वैन के जरिए पासपोर्ट बनवाने से लेकर पासपोर्ट नवीनीकरण और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट के बाद पासपोर्ट वैन में विशेषज्ञ टीम द्वारा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पासपोर्ट वैन की सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें और हमारा जो उद्देश्य रहता है कि मान लीजिए कहीं पर अपॉइंटमेंट साइकिल ज़्यादा है या फिर कहीं पर उसकी डिमांड है, तो जितने हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं उन सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स को हम यूटिलाइज करें। आमजन ने पासपोर्ट विभाग की इस पहल का स्वागत किया है। एक मोबाइल वैन का संचालन किया गया है जिसमें 9 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के 40 अपॉइंटमेंट ओपन किए गए हैं और यहाँ पे तकरीबन अपॉइंटमेंट पूरे आते हैं। बहुत थैंकफुल हो इन लोगों का कि सुविधा अजमेर में कराई है इन्होंने, और मेरे को एक रिन्यूअल के लिए नहीं तो फिर जयपुर जाना पड़ता, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो फिलअप है और इजी गोइंग है, तो इजीली हो जाता है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होते। पासपोर्ट विभाग की ये पहल नागरिकों के समय और प्रयास में बचत कर रही है, साथ ही पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाकर आम जन को लाभ पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो पासपोर्ट सेवा का उपयोग आप कर सकते हैं। सेवा वैन की शुरुआत की गई है जयपुर में, जिसके माध्यम से आप वहां जाकर के अपने पासपोर्ट बनवा सकते हैं। यानी कि अब आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा और आपको कहीं और जाने की, दूर दराज जाने की भी स्थिति नहीं बनेगी। आप जा सकते हैं और अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा सकते हैं या फिर अपने पासपोर्ट को तैयार करवा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार नवाचार के माध्यम से किस तरह से, कैसे व्यवस्थाओं को हम सुलभ और सुचारू बना सकते हैं, इसको लेकर के तमाम राज्य जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और ये उसी की एक कड़ी है जो हम अभी आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बता रहे थे कि पासपोर्ट सेवा किस तरह से आसान हो रही है। और अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। जी हाँ, हमारे खास सेगमेंट की। और अखबारों की सुर्खियों के हमारे खास सेगमेंट में क्या कुछ आज अखबारों में है महत्वपूर्ण खबरें, उन्हें लेकर के हाजिर है हमारी सहयोगी शैला निगार। शैला निगार, आपसे जानना चाहेंगे आज के अखबारों में वो कौन सी खबरें जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिला है सुर्खियों के माध्यम से। सुप्रभात संध्या, धन्यवाद। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम सुर्खियों की बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, हम जानते हैं। उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस समेत विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहा है उसके विरोध में चाणक्यपुरी में जो मार्च निकाला, उसकी खबर को अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ नागरिक समाज के सदस्यों के विरोध मार्च के मद्देनजर ये जो है बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा ही बढ़ा दी गई और ये तमाम जो ये मार्च है उसे देख वो जो है देश भर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं। अगले 5 साल में भारतीय वाहन उद्योग दुनिया में सबसे आगे होगा, ये कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। उन्होंने मंगलवार को इस बात का विश्वास जताया कि भारत का मोटर वाहन उद्योग अगले 5 वर्ष में वैश्विक स्तर पर नंबर 1 बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत में प्रतिष्ठित वैश्विक मोटर वाहन ब्रांड की उपस्थिति देश की क्षमता का स्पष्ट संकेत है। मंत्रालय का लक्ष्य जो है 2 वर्षों के भीतर भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर 1 अंक तक लेकर आगे आना है और इस प्रकार से अगला जो 5 साल होंगे उसमें भारतीय वाहन उद्योग दुनिया में सबसे आगे होगा। एक खबर बदलाव की है जो अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। ये है CUET UGVV विकल्प वाले प्रश्न जो है वो अब हटाए जाएंगे। वर्ष 2025 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा के तौर पर इसे आयोजित किया जाएगा और परीक्षा के लिए 60 मिनट की समान अवधि होगी और विकल्प वाले प्रश्न हटा दिए जाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों को किसी भी विषय में परीक्षा देने की अब इजाज़त होगी, भले ही उन्होंने कक्षा 12वीं में उस विषय की पढ़ाई ना की हो। विद्यार्थी अब 6 के बजाय अधिकतम
5 विषयों में परीक्षा दे पाएंगे। पिछले साल कुछ विषयों की परीक्षा का समय 60 मिनट था और कुछ का समय जो है 45 मिनट था, लेकिन इस साल सभी विषयों के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की अवधारणा अब समाप्त कर दी गई और सभी प्रश्न अब अनिवार्य होंगे। वहीं एक खबर है मिशन गगनयान से जुड़ी हुई, जिसे अधिकतर लोग जानना चाहेंगे। भारतीय वैज्ञानिक ऐतिहासिक गगनयान मिशन की तैयारियों में जो है जोर शोर से लगातार लगे हुए हैं और गगनयान मिशन के तहत बहुप्रतीक्षित जो पहली मानव रहित उड़ान है उसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मानव चालित प्रक्षेपण यान की सभी प्रणोदन प्रणालियां श्रीहरिकोटा पहुंच चुकी हैं और मिशन के लिए चालक दल की बचाव प्रणाली भी प्रक्षेपण परिसर में पहुंच चुकी है और कक्षीय मॉड्यूल प्रणालियां एकीकरण के अब अंतिम चरण में है। इसरो ने बताया है कि उन्होंने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर वेल डेक रिकवरी परीक्षा करके गगनयान रिकवरी ऑपरेशन के परीक्षण को भी पूरा कर लिया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि गगनयान अब पहली मानव रहित उड़ान के लिए उसकी तैयारियां जो हैं तीव्र गति से चल रही हैं। फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। संध्या जी, बहुत शुक्रिया शहला। तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र से तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर प्रकाश डालने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और आइए अब बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत ही नहीं विदेश में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कनाडा में हिंदू समुदाय ने हमलों के खिलाफ बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। सीरिया से निकाले गए सभी 75 भारतीय नागरिक बेरूत पहुंच चुके हैं। लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने भारतीय नागरिकों को रिसीव किया।
विदेश मंत्रालय द्वारा सीरिया में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आगामी सूचना के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 9639338593 पर संपर्क में रहें। बशार अल असद के सीरिया से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपनी वायुसेना को सीरियाई सेना द्वारा छोड़ी गई सामरिक सैनिक क्षमताओं पर बमबारी करने का आदेश दिया है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर ज़ेपोरिज़िया में एक रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए, जबकि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम्बर्ली गिलफॉयल को ग्रीस में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। किम्बर्ली गिलफॉयल फॉक्स न्यूज के पूर्व होस्ट रह चुके हैं। साथ ही ट्रंप ने अपने सहयोगी टॉम बैरक को तुर्की में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और अब बात कारोबार जगत की। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में फरार व्यवसायी मेहुल चौकसी की जब्ती की है, पर 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की बहाली शुरू कर दी है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। निवर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद सेठ को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में यूरिया के क्षेत्र में किए गए नए निवेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूरिया क्षेत्र में नए निवेश की सुविधाजनक बनाने के लिए नई निवेश नीति के तहत 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक नई सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है। ये कंपनी सोलर, विंड एनर्जी समेत पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे सेक्टर में काम करेगी। भारत में सभी श्रेणियों के वाहनों की रिटेल बिक्री नवंबर में 11% बढ़कर 32,08,000 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 28,85,000 यूनिट्स थी। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेल जगत की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और डेंग लिरेन के बीच 13वें दौर का मुकाबला आज खेला जाएगा। 12 राउंड के बाद स्कोर 6-6 की बराबरी पर है। गुकेश और लिरेन के बीच 14 दौर के मैच में अब 2 दौर बचे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। ग्रेटर नोएडा में स्थित आईटीबीपी के लखनऊ कैंप में 13वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से आई 24 टीमों के 300 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जेएनयू में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपनी विरासत और अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति के बल पर 2047 तक विकसित देश बनने के सपने को पूरा कर लेगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। सबालेंका ने साल 2024 में 4 खिताब अपने नाम किए हैं। सबालेंका ने अक्टूबर के इगा श्वांतेक को हटाकर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। और अब खबरें सिने जगत से। विजय सेतुपति की तमिल फिल्म महाराजा 2018 में रिलीज हुई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। चीन में 29 नवंबर को रिलीज होने के बाद फिल्म महाराजा अब तक 40.75 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन कर चुकी है। कान विनिंग फिल्म ऑल वी इमेज एज लाइट को पुष्पा 2 की वजह से नहीं मिली स्क्रीन, जिसे लेकर विक्रमादित्य ने सिनेमाघरों पर कटाक्ष किया। साथ ही फिल्म पुष्पा 2 को दी गई स्क्रीन की संख्या का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के छठे दिन 38.58 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने अब तक कुल 632.03 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बारिश के बाद से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सुबह के समय घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है।
आपको बताएं उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाएगा। वहीं पूर्वी भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और पश्चिम भारत में अगले 5 दिन तक ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हिमपात का भी अलर्ट जारी किया है। आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह और रात के समय घने कोहरे को देखा जा सकता है। और मौसम के हाल के साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं क्रिसमस के लिए काउंटडाउन शुरू होने की खबर के साथ। दुनिया भर में इसके इंतजार में खूब तैयारियां चल रही है। आज नया सवेरा के इस अंक में कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनेजुएला, लॉस एंजलिस, म्यूनिक और कोलंबिया से। आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।